Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक बार फिर ईरान पर हमला करने का जुनून सवार हो गया है। उन्होंने ईरान को धमकाते हुए कहा है कि अगर उसने अमेरिका के साथ बिना किसी शर्त परमाणु समझौता नहीं किया तो वो ईरान पर सीधा हमला करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका का ये हमला बेहद गंभीर होगा। ट्रंप की इन चेतावनियों पर ईरान ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि किसी भी हमले का कड़ा जवाब आपको दिया जाएगा। वहीं इन बढ़ते तनाव के बीच क्षेत्र के मुस्लिम देश ईरान के प्रति अपना समर्थन जताते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, तुर्की, कतर, यूएई जैसे कई देश शामिल हैं। तो वहीं यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू ने ईरान पर बड़ा फैसला लिया है। ईयू ने ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि आईआरजीसी को अल-कायदा, इस्लामिक स्टेट और हमास वाली आतंकी संगठन के लिस्ट में शामिल करने का फैसला लिया है। यूरोपीय कमीशन की उपाध्यक्ष काजा कल्लास ने कहा है कि आईआरजीसी ने विरोध प्रदर्शन के दौरान 6,373 लोगों की हत्या की, लेकिन इन तमाम हालातों के बीच सवाल ये है कि आखिर ये हालात जो बन रहे हैं इससे ट्रंप को कैसे झटका लगा है और कैसे ईयू के समर्थन से ये पॉसिबल हो पाएगा कि इन दोनों के बीच जो युद्ध के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं वो शांत हो जाए, या फिर मुस्लिम देश जो ईरान को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इन दोनों के सपोर्ट से इन दोनों के बीच शांति वार्ता हो पाएगी? क्या दोनों शांत हो पाएंगे? क्या जो युद्ध जैसी स्थिति बन रही है क्या वो शांत हो पाएगा? समझते हैं। मेरे साथ जुड़े हैं दैनिक जागरण के वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन सर। सर, आखिर जो ये हालात बन रहे हैं, क्या इसमें ये जो मुस्लिम देश हस्तक्षेप कर रहे हैं, ईरान को समर्थन दे रहे हैं, या फिर ईयू के 27 देश जो अमेरिका को समर्थन दे रहे हैं, क्या ये हालात जो बन रहे वो शांत हो पाएंगे? देखिए, ट्रंप की जो बेवकूफ़ियाँ हैं उससे अमेरिका बिल्कुल पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है। अरब देशों का जो गुस्सा आया है, खाड़ी के देशों ने जो कहा है और एकजुट होकर कहा है, कतर से लेके यूएई, जो आप कह रहे हैं सऊदी अरब, जो उसके सहयोगी थे, और ख़ास तौर पे तुर्की जो तो नाटो का सदस्य है, और उसने भी जिस ढंग से ईरान पे हमले को लेकर चेतावनी दी है अमेरिका को, उससे लग रहा है कि जो बात ट्रंप कर रहे हैं ईरान पे हमले की, वो जैसे यूरोप एकजुट हो गया वैसे कहीं खाड़ी के देश भी एकजुट न हो जाए। अब ट्रंप हमला करते हैं, जैसे कि यूरोप में उन्होंने ग्रीनलैंड पे हमला करने की बात कही कि हम सेना उतार रहे हैं, हमें ग्रीनलैंड चाहिए और हम लेके रहेंगे। आपने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी किस ढंग से वो ग्रीनलैंड को लेने की बात, कैसे बाद में वो पीछे हटे। उन्होंने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन उनका उद्देश्य नहीं है। धमकी दी थी कि 1 फरवरी से हम टैरिफ लगा देंगे, ग्रीनलैंड दो, और जून में टैरिफ 25% कर देंगे। अब बात यह है कि ये जो धमकियां दे रहे हैं, उन धमकियों की वजह से अलग अलग जो देश हैं वो एकजुट होते जा रहे हैं अमेरिका के खिलाफ, और अमेरिका बिल्कुल अलग थलग पड़ता जा रहा है। यूरोपीय देशों ने, मतलब 20 साल से चल रहा था एफटीए पे बातचीत, वो पूरी नहीं हो पाई थी। अब जैसे ट्रंप ने धमकी दी, यूरोपीय देशों को लगा कि उनकी सुरक्षा के लिए कोई चाहिए हमें उन्हें, तो भारत के साथ जो एफटीए भी कर लिया और स्ट्रेटेजिक जो है वो ट्रीटी भी कर ली। ये यूरोपीय देश या कोई भी, कनाडा जो है उनका पड़ोसी है, उसको धमका रहे हैं। अब कारनी भी भागे भागे आ रहे हैं भारत। अब मार्च में उनको भारत आना है, उनके विदेश मंत्री आ रहे हैं, और कोई एफटीए जो है वो भारत के साथ भी करने के इच्छुक हैं। वो मतलब जिस ढंग से उन्होंने वेनेजुएला में किया, और ये लग रहा था कि वैसे ही वेनेजुएला की तरह हर जगह सैन्य कार्रवाई करके और पूरी दुनिया को जो चाहेंगे वो कर लेंगे, तो इतना आसान नहीं है। हाँ, जिस वक्त ईरान में लोग प्रदर्शन कर रहे थे, हिंसक हो रहा था, उस वक्त जब उन्होंने ट्रंप ने कहा था कि भाई हम लोगों के साथ हैं, तो कहीं एक मोमेंटम बना भी था, लोग चुप भी थे, खाड़ी के देश भी चुप थे। लेकिन उस वक्त भी कहा जा रहा था कि जो बात आई अंदर से कि सऊदी अरब ने बीच में कहा, ट्रंप को समझाया अमेरिका को कि इस ढंग से आप सैन्य कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, उस देश का अपना अंदरूनी मामला है, वहाँ पे जो कुछ भी हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, जो भी हो रहा है वो कर रहा है, और उसके बाद वो ठग गए। अब तैयारी के सिलसिले में वो तमाम जो है वो जंगी बेड़े जो हैं वो भेज रहे हैं ईरान की तरफ, धमकी दे रहे हैं,
और अब परमाणु समझौता करने की बात कर रहे हैं। समझौता के लिए तो बातचीत की जाती है। आप हमले की धमकी देकर के जो समझौता करवाना चाहते हैं, जैसे यूरोप में चाहते हैं कि ग्रीनलैंड वो दे दे, और डेनमार्क बहुत छोटा सा देश है और सभी जो हैं यूरोपीय देश जो हैं वो नाटो के सदस्य हैं। और अगर वो ग्रीनलैंड में जो बहाना कर रहे थे कि वहाँ पे चीन आ जाएगा, रूस आ जाएगा, भाई चीन और रूस अगर वहाँ पे आ जाएगा तो रोकने के लिए बातचीत की जा सकती है। बातचीत से ही सब रास्ता सुलझ सकता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार बोल रहे हैं कि यह समय युद्ध का नहीं है, बुद्ध का है। बातचीत से ही आप रास्ता निकालिए जो आप चाहते हैं। अब ट्रंप ने जो कहा है और जिस ढंग से मतलब तुर्की और एर्दोगन जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बातचीत भी की है। ईरान से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन ईरान ने कहा है कि भाई वो उसका कड़ा जवाब देगा। और जितने भी सऊदी अरब और कतर की धमकी खासतौर पे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन दोनों जगहों पर सैन्य अड्डे हैं अमेरिका के। और अगर ईरान पे हमला होता है तो सिर्फ जो है उन्होंने जंगी जो बेड़े भेजे हैं उसके सहारे आप हमला कर देंगे और ईरान चुप हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसके पास भी क्रूज मिसाइलें हैं और भले इनके जो है उस वक्त परमाणु ठिकानों पे जो उनके जो कहे थे कि परमाणु बम बना रहा है, यूरेनियम का प्रसंस्करण कर रहा है, वहाँ पे हमला किया था। लेकिन उस वक्त भी इजराइल में जो है अपनी क्रूज मिसाइल भेजने में सफल रहा था ईरान। तो ईरान कोई छोटा नहीं है। अगर युद्ध हुआ तो पूरा का पूरा जो है वो मिडिल ईस्ट जो है, खाड़ी के जो देश हैं, वो वहाँ पे एक तबाही आएगी। और वहाँ जो व्यवस्था है, अगर सारे के सारे उसी कारण से इस्लामिक देश एक हो गए तो एक अमेरिका के लिए और ज़्यादा बड़ा खतरा आएगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो शांति है, जो सुरक्षा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया का अधिकांश जो तेल का निर्यात होता है, ऊर्जा की आपूर्ति होती है, उसमें बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा हिस्सा खाड़ी के देशों से आता है। ईरान पे इतने सालों से अमेरिका प्रतिबंध लगाए हुए है, तेल नहीं बेचने दे रहा है उसको, जो उसका मेन रिसोर्सेज है। और जिसके कारण से अगर ईरान में अगर उसके रुपये की वैल्यू गिर रही है, करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा गिर रही है, ईरान में जो है लोगों का जीना दुभर हो गया है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे अमेरिकी प्रतिबंध जो हैं वो कारण है मूल। क्योंकि वही उसी स्थिति से वहाँ खराब हुई। वही स्थिति वेनेजुएला की थी कि वेनेजुएला में आपने इतने आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे थे कि वो देश कुछ कर ही नहीं पा रहा था, वो बिल्कुल एकदम संकुचित हो गया था। और अंत में उसके राष्ट्रपति को जिस ढंग से उठा के ले गए सैन्य ऑपरेशन करके, वो कहीं से इस चीज़ को कोई मान्यता दे, ये संभव नहीं है। ट्रंप अभी धमकी दे रहे हैं, लेकिन सैन्य कार्रवाई करेंगे ये उसमें मुझे लगता है जिस ढंग से ग्रीनलैंड पे उन्होंने पीछे हटे हैं ट्रंप, हो सकता है कि ईरान को भी अभी सिर्फ धमकियों से काम चल रहा है। उनको लग रहा होगा कि अभी हम धमकी दे देंगे या कोई सैन्य हमला हम करेंगे, और ईरान के भीतर जो है वो सरकार के खिलाफ काफ़ी उथल पुथल है, विरोध प्रदर्शन हुए थे हिंसक, 5,000 से अधिक लोगों के मारने की बात आ रही है और बहुत कड़ाई से उसको कुचला गया है। तो वो असंतोष जो है, वो सरकार अगर कमज़ोर होती है हमले में, तो वो फिर सत्ता परिवर्तन भी हो सकता है, तख्ता पलट सकता है, ये वो सोच रहे होंगे। लेकिन जैसा सोचते हैं ऐसा होता नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इधर उधर होती हैं। और अगर सऊदी अरब, कतर, यूएई, जो तुर्की है, ये सब एकजुट हो गए अमेरिका के खिलाफ, तो उनके जो सैन्य अड्डे हैं इन देशों में, उसका क्या होगा? और फिर जो अमेरिका की जो बादशाहत है वो इन्हीं ठिकानों की वजह से है। भाई यूरोप में भी अमेरिका के तमाम देशों में हर जगह सैन्य अड्डे बने हुए हैं, इटली तक में हैं। तो उन सैन्य अड्डों की वजह से पूरी दुनिया में अमेरिका की एक धमक है, पहुंच है, वो सैन्य ताकत है जिसकी बदौलत वो ट्रंप आज धमकी दे रहे हैं। और वो एक दिन में नहीं बना है, उसको बनाने में दशकों लग गए हैं। ये संबंध जो है, इक्विलिब्रियम जो है, वो एक दिन का नहीं है, बहुत लंबे समय के बाद धीरे धीरे सब कुछ बना है। लेकिन अब अगर वो चाहते हैं कि करना, तो वो संभव नहीं है। और अगर किया तो उसका खामियाजा अमेरिका को भुगतना पड़ेगा। दुनिया में अलग थलग पहले से वो पड़ रहा है।
यूरोप ने दिखा दिया है कि अमेरिका के बिना भी वो भारत के साथ संबंध बना सकता है, एफटीए कर सकता है और उसकी अर्थव्यवस्था जो है बढ़ सकती है। वो जो सोच रहे हैं कि जिस दिन मतलब अमेरिका साथ छोड़ देगा तो यूरोप कंगाल हो जाएगा, यूरोपियन यूनियन ने कह दिया कि ऐसा नहीं होगा। और हम भारत और यूरोप ही जो है इतना बड़ा 200 करोड़ लोगों का है, मतलब 1/4 आबादी यहाँ रहती है, 1/4 जो है वो इसका जीडीपी है पूरी दुनिया का इन दोनों में। तो ट्रंप जो कह रहे हैं वो एक खतरनाक खेल है और मैं तो इसके चिंता में हूं कि अगर खाड़ी देश एक ढंग से एकजुट हुई या खाड़ी देश में उथल पुथल मची तो क्या होगा। वैसे मुझे लगता है, उम्मीद यह है कि जैसे ग्रीनलैंड पे यूरोप के एकजुट होने के बाद ट्रंप पीछे हटे हैं, कब तक हटेंगे नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल तो वो अब नई बातें नहीं कर रहे हैं। वो वैसे ही ईरान के मुद्दे पे भी जब समय था तब किया नहीं, उस वक्त अगर करते तो कोई बात होती, सो चुप रहते, लेकिन उस वक्त भी सऊदी अरब के कहने बना कि रुक गए वो, जैसा कहा जा रहा है, बाहर बात आ रही है। अगर इस बार भी तुर्की बीच में लगा है कि समझौता करवाया जाए, रोका जाए, बातचीत की है, ईरान से ही बात की, ईरान ने भी धमकी दे दी है। अब युद्ध अगर होता है तो नुकसान पूरी दुनिया को उठाना पड़ेगा और सबसे अधिक नुकसान जो है अलग थलग जो अमेरिका पड़ जाएगा। तो अभी भले वो महाशक्ति हो, लेकिन महाशक्ति होने के पीछे कारण यही है कि अमेरिका की पहुंच, अमेरिका की ताकत, अमेरिका के साथ रहने वाले देश समृद्ध हुए हैं और व्यापार से उनको फायदा हुआ है। जिस दिन लगा कि नुकसान हो रहा है, सब कुछ अमेरिका का साथ छोड़ देंगे तो अकेला अमेरिका पूरी दुनिया में क्या कर लेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और इस चीज़ को ट्रंप समझ नहीं रहे हैं। उनके जो पिछलग्गू जो उनके सहयोगी हैं, जो उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे रूबियो हो, चाहे जो भी तमाम लोग हैं, अब वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि अमेरिका को कितना बड़ा ये नुकसान हो रहा है। और खाड़ी के देशों को एकजुट करना अमेरिका के खिलाफ अमेरिका के हितों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा देगा।